1956 के बाद में अगर किसी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कोई भी पर्सन करता है तो वो उसके लिए सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ट्रीट होगी, बेशक वो एंसेस्ट्रल क्यों ना हो। डॉटर्स आप कह रहे थे 2005 के बाद आई है अमेंडमेंट की, डॉटर्स भी उनका भी प्रॉपर्टी में राइट होता है, बट आज भी हम देखते हैं कि काफ़ी डॉटर्स अपना राइट रिलिंक्विश कर देती है। सोसाइटी में ऐसे ज़्यादा टाबू ट्रीट किया जाता है कि अगर लड़की अपना राइट मांगती है तो लोग कहते हैं कि शादी के बाद वो दूसरे घर चली गई। लेजिस्लेटर्स को मुझे जो लगता है राइट टू इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने डॉटर्स का इसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया है डॉटर्स को लेकर। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन अभी जो हमारी सोसाइटी है वो इस चीज के लिए तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं उनकी जो सोचना है या जो रीजनिंग है कहीं ना कहीं नॉट एब्सोल्युटली दम भी लगता है। हमने कोविड-19 में भी ऐसा बहुत केसेस देखे हैं जिसके अंदर लोगों की बिना विदाउट मेकिंग विल डेथ हो गई, तो उधर फैमिलीज में काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स हुई। तो ऐसे आपके पास कुछ केसेस आए? हाँ बिल्कुल आते हैं। जैसे कि जॉइंट फैमिली बिजनेसेस होते हैं जी, तो उसके अंदर क्लैरिटी नहीं होती और कोई सक्सेशन के टॉपिक के बारे में बात नहीं करता है, तो जो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं उसमें और जो फैमिलीज के टूटने की बात होती है तो उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे कम कर सकते हैं और कैसे बेटर सक्सेशन प्लानिंग कर सकते हैं। Hello, my name is Gaurang Garga and today I have with me advocate Manoj Kumar. Hello sir. हेलो गुरान, हाउ यू? आई एम फाइन सर। एंड सर आज मैं आपके साथ जो हमारी कंट्री के सक्सेशन लॉज हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। सक्सेशन हमारी कंट्री के अंदर एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और इट हैज़ बीन सीन फ्रॉम टाइम्स इन मेमोरियल। हमने सक्सेशन को अपने रिलीजियस टेक्स्ट में जैसे कि रामायण है और महाभारत है उसमें भी देखा है, जब कैकेयी ने राम जी को वनवास के लिए कहा था दशरथ जी के थ्रू, और ताकि वो अपने बच्चे भरत को राजा बना सके। या फिर महाभारत में भी जब हमने देखा कि कौरवों और पांडवों की लड़ाई, अमंग मैनी रीजंस लैंड और पावर भी एक रीजन था जिसकी वजह से उनकी लड़ाई हुई थी। फिर हमने अपनी हिस्ट्री के अंदर भी देखा है जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, मौर्यन डायनेस्टी जिनके फाउंडर वॉज चंद्रगुप्त मौर्य, और हमने ये मुगल एम्पायर के अंदर भी देखा है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हम वर्ल्ड में भी देखते हैं सक्सेशन को, जैसे कि हम यूके के अंदर रॉयल फैमिली में देखते हैं सक्सेशन और नॉर्थ कोरिया में भी। तो सक्सेशन का एवोल्यूशन हमारी कंट्री के लॉज पे कैसे हुआ? खाली लॉ के एवोल्यूशन की बात नहीं करूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि डेफिनेशन जो लॉ की है वो है लॉ इज नथिंग एक्सेप्ट लॉजिक। लॉजिक ही है लॉ और कहीं कुछ नहीं है। ये एक साइकोलॉजी है ह्यूमन बीइंग की, उसी के इर्द गिर्द मैं सक्सेशन एक्ट की बात कर रहा हूं। सक्सेशन एक्ट जो रिवॉल्व करता है उसका एक्सेस जो है वो एक ही है, ह्यूमन बीइंग। एनिमल्स के उसमें सक्सेशन का या इस तरह का इशू कोई नहीं होना चाहिए, ना होता। एक तो क्या है कि आदमी अपने बच्चों के लिए, अपने ब्लड के लिए सब कुछ करना चाहता है। जो खुशी वो खुद ना खा के या खुद पी के उसको एंजॉय करके इतनी फील नहीं कर पाता जितना कि अपने जो बच्चे हैं उनको देकर उसके लिए वो क्राइम भी कर सकता है, करता भी है। कैसे सर? सपोज करो जैसे कि आज देयर आर लॉट ऑफ सिविल केसेस। अगर मैं सिविल केसेस बात करूं दिल्ली की या इंडियन कोर्ट्स के अंदर, तो मेनली 70 या 80% जो केसेस होंगे कमर्शियल एक्सपेक्ट को मतलब छोड़ते हुए वो मेनली कहीं ना कहीं पार्टीशन से रिलेटेड है। पार्टीशन से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि कोई ना कोई पार्टी अपने भाई बहन से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए कहीं ना कुछ मेलाफाइडी रखते हैं या कहीं ना कहीं एक बेमानी का उसका एटीट्यूड होता है, तभी तो केसेस हैं। अदरवाइज सबका जब राइट पता है कि एक BCD को 400 एकर्स प्रॉपर्टी है, सबको इतने मिलने हैं, लेकिन इसी के अंदर क्या है कि कोई फादर को अपने फेवर में करके रखता है, दूसरे भाई के लिए भी भड़का देता है। इवन बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन फादर की डेथ हो जाती है या फादर उस पोजीशन में होता है कि उसको समझ नहीं आ रहा होता, तो उसके अंगूठे इंप्रेशन लगा लेते हैं, विल बना लेते हैं फोर्ज। ये क्यों हो रहा है? हो इसलिए रहा है कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मेरे ब्लड, मेरे बच्चों को मिले। 99% यही होता है कि औलाद कितनी भी 99%, 1% तो हो सकता है, औलाद खराब कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन पूरा अटेम्प्ट रहता है उसके फादर का कि उसकी प्रॉपर्टी जाए बेटे को ही।
इवन बेटियों को नहीं देना चाहते। अभी 2005 में अमेंडमेंट आ गए हैं, लेकिन आज भी यही है, प्रैक्टिकली बेटियों को कोई देना नहीं चाह रहा। कहते सब हैं। अभी भी जैसे एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, थोड़ा सा एडवर्स लगेगा। जिसकी भी शादी होती है, लड़की आती है, तो वो कहता तो है कि घर में लक्ष्मी आ गई, ये आ गई, वो आ गई, लेकिन जितनी खुशी उसको 4 लड़के हैं, 5वां भी लड़का होगा, जितनी खुशी उसको 5वें लड़के की होगी, उतनी खुशी नहीं होगी अगर दूसरी के अलावा तीसरी लड़की आ जाए। कहते सब यही है, लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई। क्यों? उसको पता है कि इसको पाल के, पोस के, सब कुछ करके और बहुत सारी डोरी देके दूसरे घर भेज देना है। क्यों? अगर डोरी सिस्टम ना हो तो बेटी हो तो इतना ज्यादा उनका फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा बेटियां भी हो जाए, लेकिन ये समाज की हकीकत है, आज तक की हकीकत है। वो चाहे किसी का भी परिवार हो, अगर 2 से ज्यादा तीसरी बेटी हो गई तो लगता है कि यार ये क्या हो गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर 4 लड़के हैं, 5वां भी हो गया तो कोई बात नहीं भाई, 5 लड़के हैं हमारे। तो है क्या कि अपने ब्लड को आदमी प्रॉपर्टी, अपनी संपदा, अपना सब कुछ देना चाहता है, चाहे वो हिंदुओं के बीच में हो, क्रिश्चियंस के बीच में हो, मुस्लिम्स के बीच में हो। जैसे मुस्लिम लोगों की अगर एक सेकंड के लिए बात करें, वहां पर भी ब्लड को प्रेफरेंस है। हर सिस्टम में ब्लड को प्रेफरेंस है। इवन हिंदू लोग की अगर आप सक्सेशन की बात करेंगे तो आप देखेंगे ब्लड को प्रेफर किया जा रहा है। दूसरा है, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, एक है पावर का, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा स्पीसीज है इसमें, पूरे इसके अंदर, वर्ल्ड के अंदर, जो कि पावर को एंजॉय करना चाहता है, पावरफुल होना चाहता है। ये जो शांति वांति के जो भी पहाड़े पढ़ाते हैं वो ठीक है, पढ़ाते रहें, लेकिन अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं से आदमी पावरफुल होना चाहता है। इवन आप लोइन के अंदर देख लो, या और सोशल बीस्ट, मतलब जो और बीस्ट हैं उनके अंदर देख लो, पावर के लिए सब लोग भूखे हैं। जिनको पावर नहीं मिल पाती वो आपका वाला अहिंसो परमा धर्मम और जो भी इस तरह की वो है, लेकिन पावर भूख है और होनी भी चाहिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए एनिमल एंड ए ह्यूमन बीइंग। और जिस ह्यूमन बीइंग को पावर की भूख नहीं है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो ये जो पावर, आदमी अपनी पावर को, अपनी संपदा को अपने बच्चों को देना चाहता है, यही सक्सेशन है, एसेट्स की नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर है, वो भी चाहेगा कि मेरा बेटा मेरी कुर्सी को इनहेरिट करे। सर, आदमी की फ्री विल होती है कि वो अपने बच्चे को दे या ना दे। देखिए, जहां तक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात है, हिंदू सक्सेशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो, क्योंकि हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक तो मिताक्षरा स्कूल चलते हैं, दूसरा जो है दया भागा स्कूल। मेनली थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है जी। तो मिताक्षरा के अंदर यह है कि अगर कोई भी गवर्न होता है मिताक्षरा स्कूल से, तो उसकी जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है वो उसके बच्चों को, मतलब को पार्सनर्स को, जिसमें पहले बेटे थे और 2005 के अमेंडमेंट के बाद उसके अंदर डॉटर भी को पार्सनर बन जाते हैं फादर के साथ। पहले बेटे बनते थे, अब सिमिलर वे अब बेटियां भी फादर के साथ को पार्सनर बन जाती हैं, जो ज्वाइंट या जिसको कहे एंसेस्टर प्रॉपर्टी है। मिताक्षरा के अंदर, मिताक्षरा में भी होता है, ठीक है, दया भागा में थोड़ा सा, लेकिन मेनली जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट, वेस्ट बंगाल वगैरह को, कैलकाटा को, इधर को छोड़ के जो मिताक्षरा स्कूल जो है हमारे इसमें रन करता है। हाँ, थोड़ा सा जब से हिंदू सक्सेशन एक्ट आया है उसके बाद में आने के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूर चेंज हुआ है रिगार्डिंग एंसेस्टर प्रॉपर्टी आल्सो। जैसे कि अभी आपको बताऊं, देयर आर लॉट ऑफ जजमेंट। कमिश्नर ऑफ कानपुर वर्सेस चंद्रसेन एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, 86 के अंदर थी। युधिष्ठिर वर्सेस अशोक, वो 1987 में थी, सुप्रीम कोर्ट की है वो भी जजमेंट। और अभी लेटेस्ट जो है वो हरीश कुमार गुप्ता वर्सेस राकेश गुप्ता करके ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2018 की है। ये तीनों जजमेंट ये कहती हैं कि आफ्टर, पहले कॉन्सेप्ट क्या था कि सिर्फ फादर के साथ को पार्सनर
लड़का हो जाता है, सन हो जाता है, और वो HUF की तरह ही फिर बाद में भी प्रॉपर्टी ट्रीट होगी, जॉइंट मानी जाएगी, उसी तरह से उसका सारा ट्रीट होगा। HUF यानी हिंदू अनडिवाइड फैमिली। ओके। लेकिन 1956 में एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया हुआ है कि 1956 के बाद में अगर किसी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कोई भी पर्सन करता है, जैसे उसका सन करेगा, तो वो उसके लिए कब 1956 के बाद में, तो उसके लिए वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ट्रीट होगी, बेशक वो एंसेस्ट्रल क्यों ना हो। अच्छा। ये ड्रास्टिक चेंज हुआ है, और दैट वुड बी गवर्न्ड बाय द सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। आप यू आर गेटिंग। तो मतलब पहले उसकी क्या will है फिर कि वो करे या ना करे। नहीं, वही बता रहा हूं ना मैं। 1956 के बाद जी। कोई भी प्रॉपर्टी अगर कोई पर्सन इनहेरिट कर रहा है, जैसे अपने फादर की कर रहा है जैसे, तो वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ट्रीट होगी, जी। बेशक से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो। ओके। 2-3 सिचुएशन है उसके अंदर के HUF कैसे हो, या तो 1956 से पहले HUF हो प्रॉपर्टी, और वो HUF का ही स्टेटस जो है वो अभी तक चली जा रहा हो। ओके। ठीक है, पहले है 1956 से पहले HUF ट्रीट होती थी, और स्टिल उसका जो स्टेटस है वो अभी भी HUF का ही है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर 1956 के बाद, आफ्टर 1956 जनरल लॉ क्या हो गया कि आफ्टर 1956 प्रॉपर्टी जो इनहेरिट होगी दैट वुड बी ट्रीटेड एज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, वेदर इट इज एंसेस्ट्रल और अदरवाइज। एक कंडीशन इसके अंदर और है जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा है कि 1956 के बाद में, ये तो मैंने पहले बताया कि अगर पहले है HUF और ना बाद तक भी वो कंटिन्यू रहती है। दूसरा क्या है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी 1956 के बाद में कोई पर्सन इनहेरिट करता है, और वो जो इंडिविजुअल है जिसने इनहेरिट की, वो अपना सारा जो इनकम है वो एक कॉमन हौच पौच, मतलब आप ये समझिए एक कॉमन घड़ी के अंदर या कॉमन जो है बर्तन के अंदर सारी अपनी कमाई डाल देता है कॉमन हौच पौच में। जैसे कि हौच पौच का मतलब और लोग भी उसमें डाल रहे हैं कॉमन पॉट के अंदर, और जो इंडिविजुअल है जिसने प्रॉपर्टी इनहेरिट की है वो भी डाल रहा है इसके अंदर। ठीक है, कॉमन हौच पौच में है तो HUF जो है वो ट्रीट हो सकती है। ये सिनेरियो बता रहा हूं, जॉइंट फैमिली टाइप लग रहा है, मतलब कि common। हाँ, वो उसके अंदर तभी होगी। अदरवाइज जो एग्जिस्ट मतलब स्टेटस है HUF का, उसके लिए ये 2-3 जो मैंने पैरामीटर्स बताए हैं ये है। अभी भी बहुत लोगों को ये मिथ है कि अगर अब वो प्रॉपर्टी अगर किसी की इनहेरिट कर रहे हैं तो वो जो है एंसेस्ट्रल हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो आएगी दैट वुड बी गवर्न्ड बाय द सेक्शन 8। और सेक्शन 8 के अंदर जो है सक्सेशन है किसी भी उसका पर्सन का, डिसीज्ड का, वो उसके अंदर जो है बेटा, बेटी, उसकी वाइफ और उसकी मदर, ये 4 कैटेगरी है। तो उसमें ये है सेक्शन 8 कहता है कि अगर ये प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी, इसका डिवोल्यूशन होगा, ठीक है, तो वो जो कैटेगरी 1 है, क्लास 1 है, क्लास 1 के लीगल हायर्स को मिलेगी। क्लास 1 यानी, हाँ वही बताता हूँ, क्लास 1 अगर अवेलेबल है तो क्लास 2 जो है उसको नहीं मिलेगी। तो जैसे कि मिताक्षरा का कॉन्सेप्ट पहले बताया था, सर्वाइवरशिप का था वो, अब सर्वाइवरशिप से थोड़ा सा इसके अंदर चेंज हो गया। पहले क्या था कि एक कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, 3 उससे जनरेशन से आ रही है, फोरफादर से आ रही है, तो उसके अंदर जैसे ही डेथ होती है तो फादर के साथ उसका बेटा भी को पार्टनर हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है मिताक्षरा स्कूल का। ठीक है, इसका मतलब जो है बेटा भी हो गया, फादर भी हो गया। ठीक है, बिना फादर के विल के भी हो जाता है। हाँ मैं बताता हूं, मतलब एक दादा की डेथ हुई, कोई दादा हैं, उनके बेटे को भी प्रॉपर्टी में को पार्टनर हो गए डेथ पे ही, और
पोता भी हो गया। ये कहा था हिंदू माइथोलॉजी के अंदर कि हिंदू कभी भी बिगर प्रॉपर्टी के पैदा नहीं होता। ये कहा जाता था कि हिंदू कभी भी बिगर प्रॉपर्टी के पैदा होता ही नहीं है। जिस मोमेंट वो आता है, जन्म लेता है, तो प्रॉपर्टी उसके साथ ही आती है। और इसी को ही शायद, मुझे ज्यादा पक्का नहीं पता, लेकिन ये कहा जाता था कि भाई जैसे सुना होगा आपने कि आदमी जब मरता है तो खाली हाथ जाता है। मैं उसके आगे यही चीज जोड़ना चाहूंगा कि जब पैदा होता है पुरानी मतलब हमारे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, तो वो प्रॉपर्टी के साथ होता है, और जैसे मरता है तो वो खाली हाथ हो जाता है। क्योंकि सर्वाइवरशिप में जैसे ही पर्सन मरता है, मरता है तो उसका प्रॉपर्टी उसके पास नहीं रहती। तो हो सकता है शायद इसी को बढ़ चढ़ के ये कह दिया हो कि जब आदमी मरता है तो खाली हाथ जाता है, लेकिन शायद एक पहले का सेंटेंस छूट गया कि जब बच्चा पैदा होता है हिंदुओं के अंदर, तो बगैर प्रॉपर्टी के नहीं पैदा होता। तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है, थोड़ा सा, क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा कंफ्यूजिंग है। अभी तक लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यही है कि मिताक्षरा से उसे चल रहा है, लेकिन आफ्टर कमिंग ऑफ द सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, अब प्रॉपर्टी जो है वही रिपीटेशन हो जाएगा, एंसेस्टर क्यों ना हो, वो प्रॉपर्टी जिसको मिल रही है वो उसके लिए सेल्फ एक्वायर्ड की तरह है। और क्लास 1 के अंदर जो हायर्स हैं वो उसके अंदर जो डिसीज्ड है, जिसकी प्रॉपर्टी है, उसका बेटा है, पोता नहीं है। हाँ, अगर बेटा प्री डिसीज्ड है, डिसीज से पहले ही अगर उसका एक बेटा मर गया है, उसके अगर लड़के हैं, उसके अगर बच्चे हैं, तो उनको आ जाएगी, वो एक कंडीशन दूसरी है। लेकिन अगर बेटा है तो पोता नहीं होगा। पहले प्री डिसीज्ड हो गया तो उसका बेटा तो आ जाएगा। तो उसके अंदर 4 ही लोग हैं, जैसे मैंने बताया, सन, डॉटर, बेटा बेटी, और जो है विडो और उसकी मदर। विडो हो जाएगी ना, वाइफ तो विडो हो जाएगी ना उसके मरने के बाद, डिसीज्ड के। हम कैलकुलेट करेंगे डिसीज से, जिसकी प्रॉपर्टी आ रही है। तो इसके बारे में है ये। और कोई क्वेश्चन? सर, जैसे कि आप कह रहे हो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ट्रीट होती है, तो इंसान की फ्री विल होती है कि वो मतलब विल के अंदर जो है नाम उनका क्लास 1 हेयर्स को चाहे तो वो एक्सक्लूड कर सकता है? देखिए, जब सेल्फ एक्वायर्ड हो गई तो ये अपने आप ही हो गया, उसका डिस्पोजल वो कैसे भी कर सकता है। अच्छा। और सर, अगर क्लास 1 हेयर्स कोई भी ना हो तो क्लास 2 हेयर्स भी कुछ उसमें? हाँ, क्लास 2 है, क्लास 2 बोलते हैं उसको, उसके अंदर है, बड़ी लंबी कैटेगरी है। अच्छा, ठीक है। ओके। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे डॉटर्स आप कह रहे थे 2005 के बाद आई है अमेंडमेंट की, डॉटर्स भी उनका भी प्रॉपर्टी में राइट होता है, बट आज भी हम देखते हैं कि काफी डॉटर्स अपना राइट रिलिंक्विश कर देती है। सोसाइटी में ऐसा एज टाबू ट्रीट किया जाता है कि अगर लड़की अपना राइट मांगती है तो लोग कहते हैं कि शादी के बाद वो दूसरे घर चली गई है, तो उसका अपनी प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं रहता। तो ऐसा क्यों है, और आपके हिसाब से 2005 से पहले ये क्यों नहीं था ये लॉ, और 2005 में ऐसा क्या हुआ कि ये लॉ आया? देखिए, ये राइट टू इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, देखिए हम उनको इंटरप्रेट भी किया है उन्होंने बहुत सारे उसके अंदर। और बात करें लेजिस्लेटर्स की, क्योंकि लॉ तो बनाने वाले लेजिस्लेटर्स हैं, तो वो राइट टू इक्वलिटी को करके, कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया नहीं है लॉ, सुप्रीम कोर्ट तो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो उसको जस्ट इंटरप्रेट करेंगी। लेजिस्लेटर्स को मुझे जो लगता है राइट टू इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने डॉटर्स का इसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया है, डॉटर्स को लेकर। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन अभी जो हमारी सोसाइटी है वो इस चीज के लिए तैयार नहीं है, और कहीं ना कहीं उनकी जो सोचना है या जो रीजनिंग है, कहीं ना कहीं, नॉट एब्सोल्युटली, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें दम भी लगता है। अब देखिए, लड़की की शादी होती है, वो उनका सोचना है, वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में से भी ले लेती है आफ्टर अमेंडमेंट, ठीक है, और बीइंग वाइफ अपने हस्बैंड की भी प्रॉपर्टी में से ले लेती है। तो बहुत से लोग कहते हैं, मेरा भी क्वेश्चन होता है कि भाई फिर दामादों को भी उस प्रॉपर्टी से मिलना चाहिए, जो उसके ससुराल की प्रॉपर्टी है उसमें से नहीं मिलना चाहिए? बेटी को इधर भी मिल रहा है और उधर भी मिल रहा है, तो दामाद को क्यों नहीं मिल रहा? दामाद को भी वहां पे मिलना चाहिए।
अब इसका कोई वो नहीं है। समाज का जो टेक्सचर है, फैब्रिक है, कहीं ना कहीं अमेंडमेंट के प्रैक्टिकली पॉइंट से बता रहा हूं आपको, वो बिगड़ रहा है। ओके। और मतलब मेरा कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी भी लॉ को कुछ कहूं, बीइंग लॉ स्कॉलर, लॉ प्रैक्टिशनर। भाई हमारे लिए तो लॉ जो भी है वो हर एक उसका वर्ड्स जो है महाभारत, कुरान और जो भी जिस रिलीजन को फॉलो करता है उससे नीचे नहीं होता है, क्योंकि हमारे इन्हीं वर्ड से ही हमारा जो है, बहुत से लोग छुपाते हैं लेकिन हम कहते हैं कि हमारा तो बच्चों का बटर ब्रेड इसी लॉ से चलता है। ये जो इसके अंदर सेक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं, इन्हीं से चलता है बटर ब्रेड, तो हम उसको तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अमेंडमेंट होती रहती हैं, लेजिस्लेशन ने जो बना दिया ठीक है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इसका कहीं ना कहीं एक एडवर्स इफेक्ट, और बहुत हद तक एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है इंडियन भारतीय समाज के जो अपना फैब्रिक है भाई बहन के रिलेशंस को भी लेके। जैसे ही शादी होती है लड़की की, कहीं ना कहीं शादी करने के बाद में पहले ये होता था और अभी भी होना भी चाहिए कि अगर कोई भगवान ना करे, गॉड ना करे, कोई मिसफॉर्च्यून होता है तो उसका साथ जो है लड़की के फादर, क्योंकि इतना टाइम नहीं रह पाते, भाई देते हैं। अभी तक भी यही हुआ है कि भाई अगर कोई इस तरह का मिसफॉर्च्यून हो गया फैमिली में या कोई इस तरह के एक्वर्ड सिचुएशन होगी तो भाई सपोर्ट करते हैं। जब भाइयों को ये लगता है कि प्रॉपर्टी मेरे हिस्से की इसको जा रही है और इसने तो अपना ले लिया, तो उसके भी घर में कलेश हो जाता है कि ले तो गई अपना हिस्सा, अब इसका क्या है। जब भी फादर, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं, शायद इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और आपको भी जब आपकी शादी हो जाएगी, आप बेटी बेटी चिल्लाते हैं, मैं 90% लोगों की बता रहा हूं, बेटी बेटी चिल्लाने के लिए ठीक है, लेकिन जब प्रॉपर्टी देने की बात आती है ना, तो वो यही सोचते हैं कि वसीयत जो है, विल जो है, मैं बेटे के नाम ही करके जाऊं। हाँ, 10-5 लाख रुपए दे सकते हैं। तो अभी हिंदू समाज ने, और मैं कहूं इंडियन समाज ने, सिंगल सोसाइटी ने इसको अभी ना डाइजेस्ट किया ना अडेप्ट किया, क्योंकि इनके ऊपर लगता है कि लेजिस्लेटर का हो सकता है, वोट बैंक भी हो सकता है कि भाई फीमेल के वोट, पता नहीं उनका क्या रीजनिंग होगी, मैं तो इतना अभी काबिल नहीं हूं कि उसके बारे में कोई कमेंट कहूं, लेकिन नटशेल में यही है कि अभी सोसाइटी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। और इसको अगर कोई कहे कि नहीं 100 आउट ऑफ 100 ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट ठीक है जो 2005 में अमेंडमेंट हुआ, तो पर्सनली आई विल से नो। ठीक है, किसी किसी सर्कमस्टांसेस में ठीक है, लेकिन एज ए एंटायर ये बहुत अच्छा हो गया है, फीमेल के बेटरमेंट में हो गया है। ऐसा नहीं है प्रैक्टिकली। फादर की डेथ के बाद लड़कियों को बुला के रिलिंक्विशमेंट डीड पे साइन कराया जाता है, और जो नहीं करती स्ट्रेन रिलेशन होते हैं, केसेस वगैरह भी, सूट्स वगैरह भी डलते हैं। और एक और प्रैक्टिकली प्रॉब्लम मैं बताऊं, लड़की तो करना चाहती है, शादीशुदा लड़की तो करना चाहती है, और वो जैसे रिलिंक्विश करती है तो उसके घर पे उसके पति और बच्चों के और उनके आपस में रिलेशन खराब हो जाते हैं कि तेरा था, तू लेके क्यों नहीं आई। और वो कहती है मैंने भाई को छोड़ दिया, तो उनके अंदर आपस में टकरार होते हैं। मैं अपने घर में कलेश नहीं कराना चाहती, इसलिए मैंने रिलिंक्विश कर दिया, वो ये कहती नहीं, कलेश तो वहां होगा ना जहां पर उसकी शादी होकर गई है। वो उम्मीद कर रहे होते हैं कि फादर इन लॉ की डेथ होगी तो 20 लाख आएंगे, पता लगता है कि ये 20 लाख वहां छोड़ आई। सास भी कहती है कि देखा तेरी माँ वहां छोड़ आई, तेरे को गाड़ी मिल सकती थी उससे, तू गाड़ी गाड़ी चिल्लाता रहता है। तो ये क्लैशेज हो रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं इस बारे में। मैं बस सर इस बारे में एक इतनी सी बात पूछना चाहूंगा कि अर्लियर जो है वुमेन वर नॉट वर्किंग, होम मेकर्स का रोल प्ले करती थी, तो शायद इसलिए लोगों को इतना बुरा लगता था कि हाउस वाइफ है और हमारा शेयर भी लेके जा रही है, भाइयों को इसलिए बात बॉदर करती थी। बट आज की सिचुएशन के अंदर मैन एंड वुमेन बोथ आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, और दोनों अपनी लाइफ के अंदर अर्न करते हैं। तो क्या अब ये सिचुएशन आपको लगता है इसके थ्रू चेंज हो सकती है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ना बहुत अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विनीता शर्मा वर्सेस शायद राजीव शर्मा
का था 2021 के अंदर, उसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉटर्स आर फॉर एवर, और बेटे जब तक होते हैं जब तक उनकी शादी होती है। कहीं ना कहीं होगी बात सही, क्योंकि वो इतने लीजेंड्स लोग हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशियल है या हाई कोर्ट के, कि देखिए उनको हमको समझ नहीं आता कि उनके पीछे क्या उनकी लॉजिक रही है, क्या रीजनिंग रही है। लेकिन ये तो है कि जो उनकी रीजनिंग है और जो लॉजिक है उनका, हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि उसको अभी तक ग्रेस कर पाए। हमने ये बोला था डॉटर्स आर फॉरएवर। हाँ, उनकी है। और देखिए मैं एक बात और अपना, अगर कोई लीगल फैटर्निटी के लोग हैं, अगर वो इसको वीडियो को देख रहे हो, जब मैं नया नया लॉ पास किया या व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जजमेंट्स को पढ़ने के बाद मैं कहता था कि पता नहीं क्या ये इलॉजिकल जजमेंट दी है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मैच्योरिटी बढ़ी तो मैंने जाना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स, हमारे जस्टिस जो हैं, जो वो जजमेंट देते हैं हम उसको प्रॉपरली नहीं समझ पाते, इसलिए क्रिटिसाइज कर लेते हैं। देखिए ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी, लेकिन हम लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, जजमेंट से बहुत कुछ सीखना चाहिए, और ये मान के चलना चाहिए। बहुत से लीगल फैटर्निटी के लोग मेरे से राजी नहीं होंगे, लेकिन हमको अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स के जस्टिस के प्रति हमें आस्था रखनी चाहिए, कम से कम उनकी इंटेलेक्चुअलिटी को लेकर, और हमको उनको फॉलो करना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि अभी मैं क्या देख रहा हूं, आप क्या देख रहे हैं, कि हम क्या है, एक छोटे से नैरो स्पेस को देख रहे हैं, लेकिन जो ये जस्टिस हैं ये पूरे एंटायर उसको देखते हैं, और उसके लिए उन्होंने बोला है उसके अंदर कि डॉटर्स आर फॉरएवर। ठीक है, तो मेरा तो यही है कि अभी सोसाइटी के लिए बनाया गया है ये, फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि शायद कहीं ना कहीं एडेप्टेबिलिटी आ जाए, हम मानने लगे कि हाँ लड़कियों को भी मिलना चाहिए। फिलहाल तो अभी तो कलेश वाली पोजीशन है, कोई कहे ना कहे। हाँ, लेजिस्लेटर्स ने बनाया है, गलत बनाया है, सही बनाया है, मैं उनसे ना एग्री करता ना डिसएग्री करता, क्योंकि कहीं ना कहीं लेजिस्लेटर्स का एक वोट बैंक भी रहता है कि वोट बैंक को एलोर कर दो, फीमेल्स की 50% वोट है, ये भी एक हो सकता है। किसी की कोई डिसीज हो जाए विदाउट मेकिंग अ विल, तो फिर कैसे वो प्रॉपर्टी का वो होता है डिसोल्यूशन या फिर बंटवारा? क्योंकि हमने कोविड-19 में भी ऐसा बहुत केसेस देखे हैं जिसके अंदर लोगों की बिना विदाउट मेकिंग विल डेथ हो गई, तो उधर फैमिलीज में काफी डिसएग्रीमेंट्स हुई। तो ऐसे आपके पास कुछ केसेस आए? हाँ बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल हैं भी और आते भी रहते हैं। देखिए पर्सनल लॉज के हिसाब से कुछ चीजें रेगुलेट होती हैं, जैसे कि हमारा मैरिज, एडॉप्शन, डिवोर्स और प्रॉपर्टी का सक्सेशन, ये पर्सनल लॉ से रेगुलेट होता है। अगर कोई भी पर्सन इंटीस्टेटी मरता है, जैसे कि मैंने सेक्शन 8 का बताया, ये सारा का सारा वो है जो इंटीस्टेटी है। इंटरस्टेटी मतलब? इंटीस्टेटी मीन्स कि कोई विल वगैरह नहीं बनाई। सेक्शन 18 में भी यह है कि अगर इवन अगर आप इसका हिंदू सक्सेशन एक्ट का देखेंगे तो उसके अंदर भी है, जहां तक मुझे ध्यान है, कि टू मॉडिफाई एंड टू अमेंड द लॉ ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन हु डाइड इंटीस्टेटी। इंटीस्टेटी है, अगर विल बना गया, ठीक है, तो वो विल से रेगुलेट होगा। और अगर विल नहीं है, इंटीस्टेटी है, मतलब कोई विल या कॉडिसल नहीं बनाई है, तो फिर वो सेक्शन 8 और अपने अपने सक्सेशन एक्ट, जैसे हिंदुओं का हिंदू सक्सेशन एक्ट से, मुस्लिमों का मुस्लिम के, हालांकि उनके विल में थोड़ा सा है 1/3 से ज्यादा वो व्याख्यात नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ एक दो कॉन्सेप्ट हैं जहाँ की मतलब अल्लाह जो जिसको वो पूछते हैं, या कोई रिलीजियस पर्पज के लिए 100% का व्याख्यात कर सकते हैं, अदरवाइज 1/3 दे सकते हैं। ठीक है, और इसलिए अगर इंटीस्टेटी है तो नेचुरली सक्सेशन एक्ट जो भी अपना पर्सनल लॉ के हिसाब से होगा उससे मतलब हिंदू के अंदर फिर क्लास 1 हेयर्स पे जाती है प्रॉपर्टी? नहीं, आप अगर इंटीस्टेटी है, यस, मतलब विल नहीं बनाई किसी डिसीज ने, जो जिसकी प्रॉपर्टी है, तो वो फिर सेक्शन 8 से गवर्न हो जाएगा, और उसमें जो क्लास 1 की लीगल हायर्स है। लेकिन अगर इंटीस्टेटी है तो सर, जैसे कि जॉइंट फैमिली बिजनेसेस होते हैं,
जी। तो उसके अंदर क्लैरिटी नहीं होती और कोई सक्सेशन के टॉपिक के बारे में बात नहीं करते। तो इस वजह से काफ़ी फैमिली डायनामिक्स में काफ़ी फ़र्क आता है। और जब जो सबसे एल्डेस्ट पर्सन है वो डिजीज होता है एंड 4 और 5 पीपल आर इंटरेस्टेड इन दैट प्रॉपर्टी, तो जो प्रॉब्लम्स फेस होती है उसमें और जो फैमिलीज के टूटने की बात होती है, तो उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे कम कर सकते हैं और कैसे बेटर सक्सेशन प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि मैंने बताया कि 1956 के बाद में जो भी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है डिसीज्ड की, जो कि इंटीस्टेटी जिसकी डेथ हुई है, तो वो HUF ट्रीट नहीं होगी। अब प्रैक्टिकली दिक्कतें क्या आती हैं इसके अंदर कि आपस में जो और फैमिली के मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये जो प्रॉपर्टी है, चावड़े बाजार में दुकान है, यहाँ पर मकान है, ये सारा HUF का है, क्योंकि वो किसी एक के नाम पर है। वो कहते हैं इसकी कैपेसिटी तो कर्ता या मैनेजर की थी, लेकिन प्रॉपर्टी ये HUF की है। केसेस आते हैं, कई बार जेन्युइन भी होते हैं, कई बार नहीं भी होते। तो सुप्रीम कोर्ट का इसके अंदर एक क्लियर वर्डिक्ट है। उसमें यह है कि जैसे मैंने बताया कि 1956 के बाद में अगर कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे मैंने पहले बताया था, इनहेरिट होती है, तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। HUF ट्रीट नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि HUF एग्जिस्टेंस में नहीं होती। जैसे मैंने बताया था कि अगर प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है आफ्टर 1956, तो जो इंडिविजुअल है वो अपनी इनकम को, अपने एसेट्स को, सबको एक कॉमन हौच पौच में डाल देता है। हौच पौच में तो डाल देता है, लेकिन कोर्ट्स का अपना मानना यह है कि सिंपली आप केसेस के अंदर, सूट्स के अंदर प्लीड कर रहे हैं कि इट वाज HUF और मैंने जो अपनी इनकम थी या जो भी मेरे एसेट्स थे, प्रॉपर्टी थी, वो मैंने कॉमन हौच पौच में डाल दी थी। इट इज नॉट सफिशिएंट बाय mere मेकिंग एनी अवॉइडमेंट इन द प्लीडिंग्स कि मैंने सारी हौच पौच में डाल दी थी। इट इज नॉट एनफ। किस डेट को, कब, कितना, ये सारा का सारा उसके अंदर डिटेल आपको मेंशन करनी चाहिए, बिकॉज ओनर्स क्या है, अब प्रेजम्पशन नहीं है HUF की। अभी भी लोगों को क्या रहता है कि HUF की प्रेजम्पशन है, पर HUF की प्रेजम्पशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई लीगल विजडम, आपको वो ओनर्स आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। सपोज ए पर्सन इज सेइंग दैट द प्रॉपर्टीज आर ऑफ HUF नेचर, तो जो पर्सन कह रहा है कि HUF इसलिए कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी एक कॉमन हौच पौच में डाल दी थी, ठीक है, मैंने सारी इनकम इधर दी और सारा इसी से सब कुछ न्यूक्लियस से हुआ, उसको बताना पड़ेगा हाउ, व्हेन, इन व्हाट मैनर आपने प्रॉपर्टी कितनी, कैसे कैसे, कब, किस हौच पौच में कैसे डाली। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं कि एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि इट इज HUF बिकॉज आई हैव पुट माई एंटायर एसेट्स और प्रॉपर्टी इनटू द कॉमन हौच पौच। इट इज नॉट सफिशिएंट। HUF की प्रिजम्पशन नहीं है, नहीं है, नहीं है मेरे हिसाब से। तो वो कई बार क्या होता है कि HUF की प्रॉपर्टी होती भी है, लेकिन वो पर्सन उसको प्रूव नहीं कर पाता, और HUF होते होते भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रूव हो जाती है, और कई बार सेल्फ एक्वायर्ड होती है वो HUF ट्रीट हो जाती है। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। और सर अगर कोई माइनर हो जी, और उसके पेरेंट्स की अननेचुरल डेथ हो जाए, तो कोई कैसे मेक श्योर करेगा कि उसका राइट प्रोटेक्टेड रहे? नहीं वो उसके अंदर क्या है, गार्जियनशिप, मतलब गार्जियन अपॉइंट हो सकता है। ओके। और कोर्ट्स के में पावर है, कोर्ट्स के अंदर पिटिशन डालें कि वो जो है गार्जियन अपॉइंट हो जाता है। तो कोर्ट्स विल टेक केयर की, मतलब उसके शेयर के साथ हाँ, दे विल अपॉइंट गार्जियन। ओके। और सर कोई क्या, मतलब एक इंसान कोई अपने इलेजिटिमेट अगर किसी का बच्चा है तो उसको शेयर दे सकता है? नहीं, अब तो हो गया है कि लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, ओके। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर
उसका राइट बन जाता है। राइट बन लेकिन फीमेल के लिए है ये, अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इलेजिटिमेट जो चाइल्ड है वो फीमेल के थ्रू उसकी बॉन्डिंग है। तो फिर से थोड़ा मतलब इलेजिटिमेट चाइल्ड की फीमेल के थ्रू बॉन्डिंग। देखिए थोड़ा सा एक इसके अंदर कंफ्यूजन है। जैसे हिंदू सक्सेशन की बात कर रहे हैं, हिंदू लॉज की बात कर रहे हैं, तो इलेजिटिमेट जो चाइल्ड होता है उसका जो बॉन्ड जुड़ा हुआ है वो फीमेल से, अपनी मदर से जुड़ा हुआ है। ओके। ठीक है ना। फादर की प्रॉपर्टी में हिंदू लॉ के हिसाब से, मिताक्षरा के हिसाब से, इलेजिटिमेट चाइल्ड का फादर की प्रॉपर्टी में राइट नहीं है, मिताक्षरा के हिसाब से। ओके। मदर की प्रॉपर्टी पे है, मदर की प्रॉपर्टी मिताक्षरा के हिसाब से। मिताक्षरा के हिसाब से। और दया भागा के अकॉर्डिंग है? नहीं, दया भागा में भी नहीं है। ओके सर, हमारी कंट्री के अंदर जैसे कि इतने सारे लॉज है सक्सेशन के, मुस्लिम के लिए अलग है, हिंदू सक्सेशन के लिए अलग है, तो क्या मतलब कैसे हमारी कंट्री के जो सक्सेशन लॉज है वो बाहर की कंट्री से अलग है, और क्या हम एक यूनिफाइड सक्सेशन लॉ देख सकते हैं आगे फ्यूचर में अपनी कंट्री में? देखिए हर किसी, मैंने जैसे बताया था मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, डिवोर्स, ये गवर्न होते हैं पर्सन लॉ से। पर्सन लॉ मतलब जो आपके सो कॉल्ड मतलब उसको रिलीजियस जो नॉर्म्स हैं, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उसके हिसाब से गवर्न होता है। तो हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलग हैं, अदर कंट्री जैसे सपोज करो यूरोप है, वहाँ उनकी अलग प्रैक्टिसेस हैं, कस्टम तो प्रिवेल करता है ये कहीं। तो आप ये कहें कि नहीं बिल्कुल सक्सेशन एक्ट जो है बिल्कुल सारा वैसे ही हो जाएगा, तो अभी तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो मेरा अपना ये मानना है कि हम कोई पूरा एज ए यूनिवर्स कोई एक यूनिफाइड लॉ लेके आए सक्सेशन से रिलेटेड, वो मेरे को लगता नहीं है। हिंदुस्तान में हो सकता है, हिंदुस्तान में हो सकता है, लेकिन एज ए होल वर्ल्ड मुझे नहीं लगता। तो सर अभी कौन से मतलब कि कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कौन सा लॉ गवर्न करता है अभी करंटली सक्सेशन के अंदर? जैसे हिंदू की बात करें जी। तो हिंदू और उसमें सिख हैं, बौद्धिस्ट हैं, जैन हैं, वो गवर्न होते हैं। और ऐसे कोई सेक्ट जो कि किसी से गवर्न नहीं हो रहे, किसी से गवर्न नहीं हो रहे, तो वो भी एक कुछ पार्ट है जो कि हिंदू लॉ से, हिंदू पर्सन लॉ से, हिंदू सक्सेशन एक्ट हाँ गवर्न हो जाता है। ओके। एंड मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम हाँ, सक्सेशन एक्ट मैंने बताया ना पर्सन लॉ, ओके। मैरिज, अगेन रिपीटिंग, मैरिज, एडॉप्शन, डिवोर्स एंड सक्सेशन, अभी तक पर्सन लॉ से गवर्न होते हैं। ओके। ओके। आई वांट टू आस्क व्हाई डिड यू चूज लॉ एज योर करियर? एक्चुअली दिस इज ए वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। अगर मैं रियलिटी बताऊं तो लोगों को और आप लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द एडवोकेट विल से दैट आई वांट सम बेनिफिट, आई वांट सम वेलफेयर ऑफ माय क्लाइंट्स, सोसाइटी, सो एंड सो। इट इज नथिंग विद मी। आई हैव चूज दिस एडवोकेसी एज ए प्रोफेशन बिकॉज इट इज ए लीडिंग प्रोफेशन। और इस फील्ड के अंदर मुझे जो लगता है, ये नहीं कि मैं एडवोकेट हूं, मुझे लगता है कि अगर आदमी अपने आप को अगर कहीं प्रूव कर सकता है तो सबसे अच्छा फील्ड लॉ का है। इसके अंदर आप अपना मैक्सिमम जो आउटपुट है वो अपने हिसाब से दे सकते हैं। सपोज यू आर वर्किंग इन एमएनसी, आपका बहुत कैलिबर हो सकता है, लेकिन आपको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे वहां पर आपके ऑफिशियल्स, आपके सीईओ, मार्केट एनवायरनमेंट, वो सारे हो सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा है जो सोलो है, जस्ट लाइक यू आर प्लेइंग गोल्फ। दो आई हैव नेवर प्लेड गोल्फ, लेकिन मुझे लगता है गोल्फ के अंदर आपका अपना सोलो कैपेबिलिटी है। और यहाँ पर बीइंग एडवोकेट, कोई भी पर्सन, खास तौर से जो मेरा मानना है, वो ब्लैक को व्हाइट कर सकता है, व्हाइट को ब्लैक कर सकता है। मेरे लिए कि नहीं इनोसेंट को बचाना है और उसको जो गिल्टी है उसको सजा दिलवाना है, ये मेरे लिए कहीं से कहीं तक भी कोई मैटर नहीं करता। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे मैं बच्चों के अगेंस्ट जो ऑफेंस होते हैं उनको नहीं, उनके केसेस नहीं लेता, लेकिन इसके अलावा जो भी मेरे पास केस आएगा अगर मैं उसको ले लूँगा, भले ही वो इनोसेंट है, भले ही वो गिल्टी है,
इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, मेरा काम है उसके लिए लड़ना और उसको जितवाना। तो मुझे लगता था इस प्रोफेशन के अंदर यस, मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूं अपने लिए, नॉट फॉर द सोसाइटी और फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सर आपको पता लग जाता है कि पहली मतलब जब आपके पास क्लाइंट आता है कि वो इनोसेंट या गिल्टी है, हाँ बिल्कुल तो फिर आप गिल्टी क्लाइंट बिल्कुल, मैंने क्या कहा, जस्ट लाइक एक डॉक्टर के पास अगर कोई भी पर्सन आ रहा है, अगर उसने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो उसको फिर उसको ठीक करना चाहिए। अगर उसकी कॉन्शियस अलाउ करती है कि नहीं मुझे ठीक करना है तो उसको करना चाहिए। हाँ, अगर उसको लगता है मुझे इसको पेशेंट को, सपोज करो टेररिस्ट है और उसको लगता है मुझे टेररिस्ट को नहीं बचाना और बचाना भी नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसका इलाज वो ना करे, कह दे भाई मैं इसका इलाज नहीं करूंगा। लेकिन अगर शुरू कर दिया तो फिर उसको ठीक करने की उसको कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से पता लग जाता है, बिल्कुल पता लग जाता है। लेकिन जिसका केस ले लिया फिर बाद में हम ये नहीं कि नहीं ये तो इनोसेंट था या वो था, वो फैक्टर बिल्कुल उसी पॉइंट पे डिमिनिश हो जाता है जब हम उसका ब्रीफ साइन कर लेते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम, नहीं एंड दिस सेशन वाज क्वाइट नॉलेजेबल एंड आई होप कि हमें फ्यूचर में भी दोबारा बात करने का मौका हाँ मिले। सर्टेनली, थैंक यू सर। थैंक यू।